हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को और हम लोग बात करेंगे कि रूलिंग द एम्पायर टॉपिक के बारे में। और हमने ये देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने ये वाली बात बोल के ख़त्म करी थी कि एम्पायर जो होते हैं और किंगडम जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। और आप ये भी सीख गए हो कि एम्पायर्स किंगडम्स और डायनेस्टीज में कुछ फर्क नहीं होता। डायनेस्टी तो सिर्फ एक ये है कि अगर एक ही खानदान का रूल चलता आ रहा है, जब तक वो चलता है तब तक वो डायनेस्टी है। यहाँ पर किंगडम और एम्पायर, किंगडम भी डायनेस्टी हो सकती है, एम्पायर भी डायनेस्टी हो सकती है। और एम्पायर डायनेस्टी ना भी हो ये भी हो सकता है, और किंगडम डायनेस्टी ना भी हो ये भी हो सकता है। क्यों? आपने डायनेस्टी की डेफिनेशन में क्या देखा? सेम फैमिली। इसको ऐसा मान लो, रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ की जैसे डेथ हुई है, ठीक है, डायनेस्टी डायनेस्टिक रूल ही था उसका। पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में हम लोग मोनार्किकल रूल और ये सब कहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक मोनार्की और ये। लेकिन था तो डायनेस्टी ना, एक ही खानदान के लोग तो रूल कर रहे थे ना, आज भी वो डायनेस्टी ही है बस, ठीक है। रूलिंग द एम्पायर। अब क्योंकि हमने देखा कि ये एम्पायर इतना बड़ा था, देखो कितना बड़ा एम्पायर था ये, कितनी सारी चीज़ें हैं, बियॉन्ड द कंट्री फैला हुआ है, साइट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, एरियाज हैं जिस पे अपना एम्पायर एक्सपेंड करते करते जिन पे कब्जा कर रखा है मॉडर्न एम्पायर की जो खानदान है उसने, डायनेस्टी ने इनकी। तो क्योंकि इनका एम्पायर इतना बड़ा था, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से रूल करा जाता था। पाटलिपुत्र इनका मेन सेंटर था, जैसा कि हमने देखा मेन कैपिटल तो इनकी पाटलिपुत्र थी। ये एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था। यानी कि अगर अशोक जो है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि वो मॉडर्न एम्पायर अभी उसके हाथ में है, तो पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द जितना भी एरिया होगा, वहां कर लेते हैं हम इसको एक बारी। यानी कि ये है पाटलिपुत्र, इसके इर्द गिर्द रेडियस में जितना भी एरिया होगा वो अशोक की डायरेक्ट निगरानी में होगा। अशोक सिर्फ हम एक रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अशोका भी हो सकता है, उसके पापा भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये था ऑफिशियल जो थे उनको अपॉइंट करा जाता था, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, एम्पायर इतने बड़े एम्पायर को चलाया जाएगा तो ऑफिशियल्स जो हैं वो टैक्स कलेक्ट तो करेंगे। अब टैक्स कलेक्शन कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हम जनपद और महाजनपद के टाइम से ही देख रहे हैं, ठीक है। फार्मर से लिया जाता था, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, जो लोग गांव में रहते थे और शहरों में रहते थे, ठीक है। जो रूलर्स के ऑर्डर्स को डिसओबे करते थे, ऑफिशियल जो थे वो उनको पनिश भी करते थे। यानी कि काइंड ऑफ एक प्रकार से आप कह सकते हो पुलिसिंग प्लस मॉरल पुलिसिंग का कंसेप्ट था मॉरल एम्पायर के अंदर, ठीक है। मॉरल पुलिसिंग मैं अभी से ही क्यों कह रहा हूं आपको ये टर्म, ये तो आप कहोगे इसमें मॉरल पुलिसिंग कहां दिख रही है। मॉरल पुलिसिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता डरा धमका के आपको ये बात मानो, लेकिन जब ऑर्डर्स हैं, जो फरमान्स हैं, प्यार से बात समझाती जाएगी आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद तो डंडा बचेगा ना, ये चीज है। मैनी ऑफ दीज ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज ऑल्सो, और रेगुलर सैलरीज भी मिलती थी कईयों को। मैसेंजर जो गुप्तचर थे वो भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह निगरानी रखने के लिए ऑफिशियल्स पे। यानी कि जो ऑफिशियल्स कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स वगैरह, जिनको सैलरी मिल रही है, वो कोई धांधलेबाजी तो नहीं कर रहे, उन पे भी रखने के लिए अदर ऑफिशियल्स अपॉइंट करे जाते थे। यानी कि ऑफिशियल के ऊपर निगरानी रखने वाला एक ऑफिशियल, और जो एम्परर था इन सबको सुपरवाइज करता था अपने रॉयल फैमिली के मेंबर्स की मदद से और सीधे मिनिस्टर्स की मदद से, जिसपे भरोसा होता था अशोक को या फिर जो भी उस टाइम पर राजगद्दी पर बैठा हुआ है। कुछ कुछ अदर एरियाज और प्रोविंसेस भी थे। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल। यानी कि हमें यहां पर प्रिलिम्स का एक क्वेश्चन मिल जाता है कि मौर्य एम्पायर के टाइम पर, अशोका के टाइम पर कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र। प्रोविंशियल कैपिटल कौन सी थी? एक थी तक्षशिला, दूसरी उज्जैन। टाइम टू टाइम जो भी रूलर था, फॉर एग्जाम्पल हम अशोक का कोई बेस बनाकर इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, अशोका पाटलिपुत्र में है तो बिना संकेत और बिना इशारा करे, बिना टेलीग्राम पहले से ही भिजवाए, वो चला जाएगा एकदम से तक्षशिला, कुछ महीनों के लिए वहां पर रहेगा, फिर उज्जैन। ऑल दो देर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, रॉयल प्रिंसेस को रॉयल प्रिंसेस को सेंड करा जाता था एज गवर्नर। लोकल कस्टम्स और रूल्स जो थे वो फॉलो करे जाते थे। यानी कि अगर अशोक इस टाइम पर एम्परर है, ठीक है, पाटलिपुत्र में कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है,
तो जनरली ऐसा होता था कि ये लोग अपने बेटों को ही भेजते थे गवर्नर के तौर पर किसी एक जगह पर, जैसे प्रोविंशियल कैपिटल पे। अब एम्परर सेम टाइम पे तो मौजूद हो नहीं सकता, उस टाइम पर ट्रैवलिंग अभी भी इतना इजी नहीं हुआ है। कोई अशोका के पास कोई बाइक, प्लेन या हायाबुसा थोड़ी ना है कि एकदम से चला जाएगा। अगर वो पाटलिपुत्र में है और तक्षशिला इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कोई बात हो गई, कोई दुश्मन आक्रमण हो गया, कुछ भी यहाँ पर मतलब मान लो किसी प्रकार की घुसपैठ हो गई, उसको वो मिला, तो पहले से ही तक्षशिला जैसी जगह और उज्जैन जैसी जगह में जो प्रिंसेस होते थे, यानी कि इनके जो बेटे होते थे जिनका अभी एम्परर बनना बाकी है, इनको गवर्नर के तौर पर सेंड करके वहां बिठा दिया जाता था, क्योंकि एक तो ये ट्रस्टेबल है, फुल ट्रस्टेबल है, और दूसरी बात क्या है कि एम्परर हर जगह हो नहीं सकता, और खुद के ही खानदान के लोग अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे बैठे हैं अपनी एक परमानेंट आर्मी लेकर, और जो सिस्टम पाटलिपुत्र के अंदर चल रहा है वो लोग भी चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पापा से, दादाजी से, नाना जी से, इन सबसे सीख रखा है, तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से रूल कर पा रहे हैं। यानी कि पूरा एम्पायर इस वजह से आप कह सकते हो कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेम तरीके से रूल कैसे हो रहा था उस जमाने में, चक्रवर्ती बनना आसान था कि मुश्किल था? मुश्किल तो था, लेकिन क्योंकि फैमिली मेंबर्स को सेम तरीके के रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, मिलिट्री ट्रेनिंग ये सब सिखाई गई, तो एक वो सेमनेस आ गई कि अगर रूल, अगर मौर्यन एम्पायर के टाइम पे अगर इस जगह पर धौली में हो रहा है, तो धौली की जनता और सोपारा की जनता में ज्यादा फर्क नहीं होगा लिविंग कंडीशंस में, लाइफस्टाइल में, और फैसिलिटीज में, या फिर टैक्स भरने में, क्योंकि एम्परर एक ही है और उसके अंडर गवर्नर है, चाहे भले वो उसके बेटे हैं या कोई भी सीनियर मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं, ऑफिशियल काम कर रहे हैं, सारे लोग सिमिलर तरीके की ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से होकर गुजरे हुए हैं, अंडर द आइज एंड अंडर द टोन ऑफ एम्परर। फॉर एग्जाम्पल अशोका। बिसाइड देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, मतलब अब बहुत सारा स्पेस भी बच जाता है, जैसे तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र के बीच में बहुत सारे एरियाज होते हैं। यहाँ पर मौर्यंस जो थे वो ट्राई करते थे, उनका एक ये रहता था, आइडिया ये रहता था, मॉरियंस ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, जो कि इंपॉर्टेंट थे ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते थे वो कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, या तो टैक्स की फॉर्म में या ट्रिब्यूट की फॉर्म में, यानी कि कोई गिफ्ट वगैरह लेकर अगर चला आया तो। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र हमें ये बताता है, अगेन चाणक्य की बुक, कि नॉर्थ वेस्ट जो था वो इंपॉर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, और साउथ इंडिया इनके लिए एक प्रीशियस था, गोल्ड के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए, और ये जो रिसोर्सेज थे इनको ट्रिब्यूट के तौर में काफ़ी ज़्यादा ये मिल जाते थे, यानी कि कंबल वगैरह आते थे नॉर्थ वेस्ट से, और गोल्ड और ये जो प्रीशियस स्टोन्स हैं ये साउथ इंडिया से आते थे। अब एक बात बताता हूं, इस लाइन को सिर्फ यहीं छोड़कर जो जाएगा ना वो बहुत पछताएगा। कैसे? इसने बोला ना कि नॉर्थ वेस्ट कंबलों के लिए फेमस था। अब आज से आप इतना मान जाओ कि जब भी आप ये इधर की कोई भी साइड से अगर आप टर्म देखो, भले ही किसी भी बुक के अंदर या मैंने ना करवाया हो कि लंपक में क्या मिलता था, कांधार में क्या मिलता था, तक्षशिला में क्या, शाहबाजगिरी में, मनसेरा में क्या, आप बोलो या ब्लैंकेट मिलते थे, ब्लैंकेट आते थे यहाँ से, या ब्लैंकेट का ये सेंटर था उस टाइम पर। और जब भी आपसे कोई पूछे कि इतनी जगह में यहां पर सोपारा, नीचे से शुरू कर लो सेफ रहेगा, ब्रह्मगिरी में, येरागुड़ी में, मस्की में, सनाती में, सोपारा में, जोगदा में, यहां पर क्या मिलता था? तो आप बोलो गोल्ड प्लस प्लस प्रीशियस स्टोन्स। ये है इस लाइन का मतलब। ये कोई बुक नहीं बताने वाली, एग्जाम होने के बाद तो हर कोई एनालिसिस कर लेगा। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है? कि अगर आपको ये साइट्स आ जाए ना, इसलिए मैं बोलूँगा साइट्स आपको इस जबान पे रहनी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि आपको ये बनानी पड़ेगी लिस्ट। ये साइट्स अगर आ जाए, अब एक इतनी सारी साइट्स होती हैं, अब आपके याद रख पाओगे, लेकिन आपकी नज़रों में अगर ये है कि हाँ यार ये मनसेरा जो है यार ये पाकिस्तान की साइट है, शाहबाजगिरी ये उधर ही पड़ती है, कांधार अफगानिस्तान के अंदर है, अब आपको कांधार के बारे में सब कुछ तो पढ़ लिया हिस्ट्री में, यार ये नहीं पता यार कि यहाँ से ब्लैंकेट आते थे, गोल्ड या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन या प्रीशियस स्टोन, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? ब्लैंकेट आते थे कि क्या आते थे?
आप कहोगे यार इतना डीप तो नहीं पढ़ा यार, ये तो कोई हिस्ट्री ऑप्शनल वाला नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। इतने सारे एम्पायर्स हैं कि छोटी मोटी साइट्स है, एंशियंट मेडिवल की इतनी लंबी इतिहास होता है, एक जगह होती है क्या? यहाँ पर एग्जामिनर क्लेवर बनने की कोशिश करता है। अब पेपर हो भी जाता है तो एनालिसिस एनालिसिस लोग दे ही नहीं पाते ना। क्वेश्चन निकला होता है 6 क्लास की एनसीईआरटी से, इस पेज से इस मैप से क्वेश्चन निकलेगा। अब देख रहे हो कितने बार हम बार बार लौट लौट कर इस पे आ चुके हैं, बार बार लौट कर इस पे आना पड़ेगा क्योंकि हमें। और जब पूनम दलाल दहिया करेंगे तो एक एक चीज के बारे में फर्क बताएंगे कि ये लुम्बिनी में क्या चीज मिलती थी जो रामपुरवा से अलग थी। अब रामपुरवा कहाँ है? बिहार के अंदर है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर मैंने आपको बताया था रामपुरवा बुल रखा हुआ है, जिसकी हमने फोटो भी देखी थी। तो रामपुरवा बुल किसने बनाया, क्यों बनाया, बुल ही क्यों बनाया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम तो इस लेवल तक जाकर पढ़ेंगे इसको। ये चीज है। अब क्या मनसेरा के बारे में भाई मैं क्यों जानूं कि यहां ब्लैंकेट मिलते थे, क्या मिलते थे, इतना कोर्स है मेरे पास करने के लिए, सिर्फ यही रह गया क्या करने के लिए? यहां पर स्मार्ट खेलना है, यहां पर गेम प्ले स्मार्ट करनी है अपनी। ये जैसे आपको आपको बोलकर जा रहा है जो, ओके। अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन, देखो कि अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र विच, इनमें से कौन सी जो साइट्स है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड गोल्ड रिजर्व्स। अब दिमाग दौड़ाओ, जब अर्थशास्त्र के बारे में तो मौर्यन एम्पायर का मैप को आपको रिकॉल करना है, और जब वो गोल्ड रिजर्व्स पूछ रहा है तो एनसीईआरटी की लाइन को रिकॉल करो कि गोल्ड रिजर्व्स एनसीईआरटी ने बताया था कि वो साउथ इंडिया में मिलते थे। या आपसे वो पूछे कि चलो गोल्ड का आंसर तो हर कोई कर लेगा, ब्लैंकेट कहाँ मिलते थे या सेमी प्रीशियस स्टोन्स कहाँ मिलते थे। अब एनसीईआरटी का 6 क्लास है, ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें तो अभी आपको सिर्फ 3 चीजें मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड, सेमी प्रीशियस स्टोन्स या प्रीशियस स्टोन बोल लो, और कंबल, ब्लैंकेट, चद्दर, ये जो भी है। अभी तो और बताऊंगा मैं, लेवल बढ़ने दो। लेकिन एक आइडिया फेयर तो रखो, अपना लेवल तो देखो कम से कम, कि ये पता तो हो कम से कम कि इतनी साइट्स अगर मैंने देख ली है, नॉर्थ वेस्ट की ये साइट्स हैं, यहाँ पर सबका अगर आ जाए तो मुझे नहीं पता किस पे क्या मिलता था, लेकिन मैं ब्लैंकेट मार्क के आऊंगा या ब्लैंकेट मार्क करके आऊंगी, बस सिंपल गेम। अब ये बात चल रही है ट्रिब्यूट 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 लेकर आते थे, ये क्या होता है ट्रिब्यूट? टैक्स जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करे जाते हैं, टैक्स आर कंपलसरी इन नेचर। ट्रिब्यूट जो है वो कलेक्ट करा जाता है जब भी पॉसिबल हो, और लोग इसको देते हैं मोर और लेस विलिंगली, यानी कि राजा के पास आए हैं, उनके पास कुछ आया तो कुछ गिफ्ट या कुछ तो, या जो भी आप काम धंधा करते हो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज तो लेकर जाओगे। ट्रिब्यूट परमानेंट नहीं होता। ये वाली बात हमने जनपद महाजनपद के डिस्कशन में वाइंड अप कर दी थी कि क्योंकि उस टाइम के राजा ये मान गए थे कि जो ट्रिब्यूट है उससे लंबे समय तक हमारा एम्पायर टिका नहीं रह जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, इसलिए टैक्स का बर्थ हुआ था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ कुछ फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे, लोग यहां पर रहते थे इन रीजन्स में, कुछ कुछ इंडिपेंडेंट और कुछ इंडिपेंडेंट नहीं भी थे, बट उनको ये बोला जाता था कि जब भी मॉडर्न ऑफिसर्स को जरूरत हो तो तुम हाथी भिजवाओगे, लकड़ियां भिजवाओगे, शहद, वैक्स, ये सब भिजवाओगे। ठीक है, रिसोर्सेज वगैरह। या फिर हाथी क्यों? हमने देखा था महाजनपद के टाइम पर कि आर्मी में एलिफेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर थे। मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसके ऊपर बैठकर इसके ऊपर बैठकर एक ज़्यादा बढ़िया नज़ारा लिया जा सकता है पूरे के पूरी रणभूमि का या फिर वॉर ग्राउंड का। ठीक है, एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मेगस्थनीस एक एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में आता है। इसको ग्रीक रूलर जो था वेस्टर्न एशिया का, उसने भेजा था, सेल्यूलस निकेटर। मेगस्थनीस ने जो भी देखा मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, चंद्रगुप्ता के टाइम पे, उसने वो चीजें अपनी बुक इंडिका में लिखी। इंडिका में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा। कहता है जिन जिन ओकेशंस पर एम्परर जनता के सामने अपनी अपीयरेंस देता है उसका बहुत ही ज्यादा रॉयल तरीके से प्रोसेशन निकलता है, बग्गियां, चैरियट्स,
कार्ट्स, हाथी, घोड़े, ये सब निकलता है। वो एक सोने की बग्गी में बैठकर आता है। पेलेनक्विन जानते हो क्या होता है? ये देखा होगा, पालकी टाइप, जिस पे एक शादीशुदा औरत अर्थी की तरह बैठी रहती है कि जैसे उसकी अर्थी जा रही हो, लाइक दिस। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा जब अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दीपिका पादुकोण जाती है, कुछ इसी तरीके की होती है वो बग्गी, ये। ठीक है, तो ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पेलेंक्विन। इसके जो गार्ड्स हैं वो हाथी पर आते हैं, और हाथी जो है वो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड है। गार्ड जो है वो पेड़ भी साथ में लेकर चल रहे हैं। पेड़ पे चिड़ियां बैठी हुई हैं जिनमें कुछ ट्रेंड पैरेट्स हैं, और ये एम्परर के इर्द गिर्द पूरे पीछे चल रहे हैं। चंद्रगुप्त मेरी तरह होगा। नॉर्मली ये आर्म्ड विमेन से सराउंडेड है, यानी कि आर्मी में कुछ कुछ विमेन भी भर्ती है, वो प्रोटेक्शन दे रही है, वो बॉडीगार्ड बनी हुई है। तो मेरी तरह थोड़ी साइकोलॉजी है इसकी। वो डरा हुआ है, इतनी बॉडीगार्ड इसलिए रखा हुआ है, ऐसा मेगस्थनीस का कहना था कि उसे डर लगता है शायद से उसे कोई मार ना दे। खाना कुछ भी खाने से पहले, जैसा कि आपने हाउसफुल 2 देखी होगी, तो ऋतिक देशमुख जब अक्षय कुमार का बॉडीगार्ड बनता है तो वो हर चीज़ टेस्ट करता है पहले, तब उसको देता है खाने के लिए। इसके पास कुछ स्पेशल सर्वेंट है जो कि टेस्ट करते हैं इसका फूड बिफोर ही ईट्स। हिटलर भी कुछ ऐसे करवाता था, हर एक लीडर वैसे ऐसा करवाता है। सेम बेडरूम में 2 रातों से ज़्यादा नहीं सोता वो, क्योंकि उसे लगता है कि मर्डर ना हो जाए। पाटलिपुत्र और पटना के बारे में वो क्या लिखता है? कहता है ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है, मैसिव वॉल से सराउंडेड है, यानी कि फोर्टिफाइड सिटी है। मैसिव वॉल मतलब फोर्टिफाइड सिटी। लगभग 570 टावर हैं, 64 गेट है पूरे के पूरी सिटी के अंदर। जो घर है वो 2 या 3 मंजिला बने हुए हैं, हाई हैं इतने, लकड़ी से बने हैं, मड ब्रिक से बने हैं। किंग का जो पैलेस है वो भी लकड़ी से बना है, ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग से वो डेकोरेटेड है। वहाँ पर गार्डन है, और कुछ कुछ पिंजड़े वगैरह हैं या बड़े बड़े कमरे हैं चिड़िया वगैरह को रखने के लिए। ठीक है, ये चीज़ कवर हो गई। अब यहाँ पर मैं कुछ एक ऐसी चीज़ आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में आप परेशान ना हो। देखो है क्या, अगर आपसे कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी पूछे ना किसी एम्पायर का, तो वो तो आप आराम से लिख लोगे। लेकिन पर्टिकुलरली एक रूलर के बारे में कभी आ जाए ना, कि जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अशोका का पापा कौन, जल्दी बताओ? बिंदुसार। और बिंदुसार का पापा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से अगर किसी के भी बारे में आ जाए कि ये किस प्रकार की लाइफ बिताते थे, तो अब यही पैराग्राफ को यूज करके डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, या फिर अगर ये क्वेश्चन कल को आ जाए, मान लो, चलो ये तो हम बहुत डेप्थ में जाकर बात कर रहे हैं, ऐसा तो कोई एग्जाम इसका यूपीएससी का, तो यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछता, और बाकी आयोगों का इतना दिमाग चलता नहीं है, वो इतने अभी लेवल के हुए नहीं है, इतने बड़े हुए नहीं कि इस प्रकार का पेपर बनाए। वो अभी इसी से नॉर्मल सोर्सेज से ही पूछने में लगे हैं, क्योंकि वो इसी बात से सेटिस्फाई हैं कि बेवकूफ़ आदमी यही पढ़कर नहीं जाता, तो हमें डेप्थ में पूछने का मतलब ही क्या बनता है। लेकिन कल को अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि मेगस्थनीस ने, या फिर आपको पूरे इस पैराग्राफ में दिख रहा होगा क्योंकि इंडिका का कहीं भी जिक्र नहीं है, इंडिका की बुक में किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन गिवन है मौर्यन एम्पायर की, अगर ये क्वेश्चन आए, ये उठाकर कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो आपको लगे। उसके बाद अशोका के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।
इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।